ओमकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर शुक्रवार को अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने वहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया और साथ ही आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आ सकता, इसे भी कांग्रेस को समझा दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चुनाव आर्टिकल 37 के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा एंड स्टेटहुड लौटाने की बात भी हो रही है, क्या कहते हैं? देखिए 370 और 35 से हटाने की मांग कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, दशकों की मांग है। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तो छोड़ दीजिए, पूरे देश के लिए ही जो उनके घोषणा पत्र जारी किए जाते थे, उसमें प्रमुखतः 3 चीज़ों के संकल्प लंबे समय से चले आ रहे हैं। पहला 370-35 से हटाने का, दूसरा आपका सिविल कोड का, कॉमन कोड का, और तीसरा अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर स्थापित करने का। 2 हो चुके हैं। तीसरा जिसको आप कहते हैं कॉमन सिविल कोड, वो कुछ राज्यों में प्रयोग के तौर पर लागू हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये होना ही है। इसके अलावा एनआरसी भी होना ही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार इस समय काम कर रही है। वक्फ बोर्ड एक्ट पर इस समय काम कर ही रही है सरकार। अगले संसद सत्र में वो भी पारित होना ही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए हैं और जो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले कुछ कारक हैं, उनको एक तरीके से उखाड़ फेंकने का संकल्प सरकार ले चुकी है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे की बात आपने की है, उनके संकल्प पत्र की बात की है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 2 दल ही इस समय कश्मीर में ऐसे हैं जो 370 वापसी की बात कर रहे हैं या 35 से वापसी की बात कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान के वकील भी बने रहते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए। इनके अलावा कोई तीसरा दल ऐसा नहीं है जो 370 की बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जब इसको लिफ्ट किया गया था 5 अगस्त 2019 में, तो उसकी तरफ से कुछ ऐतराज थे, लेकिन वो ऐतराज भी क्या थे? उनका कहना ये था कि साहब जो प्रक्रिया है वो गलत है। उसका कहना था कि वहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि 370 लिफ्ट कर लीजिए, हटा लीजिए, तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट में इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग 370 और 35 से हटाया गया है या संविधान का उल्लंघन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने सुनवाई की और 2023 में उसका फैसला भी आ गया। लंबी सुनवाई हुई, लंबी जिरह हुई। कई तरफों के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ के सामने खड़े हुए थे, बल्कि संवैधानिक पीठ के सामने खड़े हुए थे। और संवैधानिक पीठ ने जो अपना फैसला दिया है वो ये है कि 370 को हटाया जाना पूर्णतः संवैधानिक था, वो असंवैधानिक नहीं था। तो अब सवाल होता है खड़ा ये कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ कैसे जा सकती है? दूसरी बात यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल हैं, कोई राष्ट्रीय दल तो है नहीं। जम्मू कश्मीर के बाहर उनका कुछ लेना देना भी नहीं है, कहीं चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान भी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, बहुत लंबे समय तक देश पर वो शासन कर चुकी है, 58 साल तक कांग्रेसी सरकारें रही हैं। तो ऐसे में जब दूसरे प्रदेशों में वो वोट मांगने के लिए जाएंगे, अगर 370 को वापस लाने की बात करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में भी पिटेंगे।
तो इसलिए कांग्रेस साइलेंट मोड पर है 370 और 35A के मामले पर। अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस की इस दुखती रग पर हाथ रख रहा है कि आप उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं जिसके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि हम 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे। तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। और ऐसा क्यों कह रही है भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व? वो इसलिए कि घाटी में तो कांग्रेस का कुछ खास इस समय बचा नहीं है। ले दे करके वो जो चुनाव मैदान में उतरती है, जैसे इस विधानसभा चुनाव में भी वो 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में से केवल 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51-52 सीटों पर लड़ रही है। 5 सीटों पर इनका फ्रेंडली मैच चल रहा है। एक सीपीआई की तरफ से कैंडिडेट है, एक पैंथर्स पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार बचा है वो जम्मू, उधमपुर और इस पूरे संभाग में ही बचा हुआ है, जहां से 43 सीटें आती हैं विधानसभा की और 47 सीटें ऊपर घाटी से आती हैं। यहां पर उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना है और चूंकि यहाँ हिंदू आबादी अधिक है तो जाहिर है ये उनके बीच में अगर वोट मांगने जाएगी तो ये 370 की वापसी की बात कह करके उनके वोट नहीं ले सकती है। तो कांग्रेस इस समय बहुत बुरी तरह घिर गई है। यही वजह है कि अमित शाह बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि अब 370 कभी वापस नहीं आएगी। वो इसलिए भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि जितनी जोर आजमाइश करनी थी, जितनी ताकत झोंकनी थी, जितनी शक्तियों को इकट्ठा होकर के मोदी सरकार को उखाड़ना था वो 2024 में कर चुके हैं। अब आगे इनको ये मौका भी नहीं मिलेगा जो 2024 में इनको मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जो तमाम तरह की शक्तियां यूके में बैठी हैं, यूएस में बैठी हैं, कनाडा में बैठी हैं, या जो चाइना के जो एजेंट बैठे हुए हैं, भीतर भी जो पूरा इकोसिस्टम है, उस सब ने एकजुट होकर के प्रयास कर लिए, फिर भी कांग्रेस को वो 3 अंकों में नहीं धकेल पाई, नहीं लेकर के आ पाई। तो ये जो तीसरी बार की विफलता है ये एक फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अमित शाह जानते हैं ना नोमन तेल होगा, ना ये नाच पाएंगे। जी, मैं जी। राधा जी का नाम तो नहीं लूंगा, पर ये नाच नहीं पाएंगे। ना केंद्र में इनकी कभी सरकार बनेगी और ना ही ये 370 वापस लाने का दुस्साहस कर पाएंगे। राहुल गांधी जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, दोनों ही स्टेट में खुद को थोड़ा-सा अनईज़ी नहीं महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उनको सहारों की भी तलाश है। हालाँकि चलिए, जम्मू कश्मीर में तो अलाइन हो गया है उनका, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी से अभी उनकी फाइनल जो टच है, वो बातचीत को नहीं मिला है। तो ये सब क्या चल रहा है? आगे क्या देखते हैं इसमें? और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, लेकिन कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी 2011 में ही। 2011 से लेकर के 2024 के बीच के आप अगर अलग-अलग राज्य विधानमंडलों के चुनाव को देखें, परखें, उनका अध्ययन करें, तो आपकी समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी अब तक करीब-करीब 60 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 60 जी। विधानसभा चुनाव हार चुकी है और 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, 2014, 2019 और 2024। उसका जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। अलग-अलग राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो फिर वो दूसरे कंधों की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। कौन कंधा है जिस पर सवार होकर के हम वैतरणी पार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ अब डिवीज़न के बाद यानी लद्दाख को अलग करने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बची हैं, पहले 6 हुआ करती थी।
इन 5 में से एक निर्दलीय जीते हैं, राशिद इंजीनियर, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जम्मू और उधमपुर वाली। तो कांग्रेस के पल्ले में तो कुछ आया नहीं है। और अगर विधानसभा क्षेत्रों पर नज़र दौड़ा करके देखें कि लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उनमें क्या स्थिति है, तो सबसे नीचे तालिका में पीडीपी और कांग्रेस पार्टी। पीडीपी ने तो बहुत हाथ पैर मारे कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ, अरे भाई मैं तो पटना भी गई थी, मैं तो बेंगलुरु भी गई थी, मैं तो मुंबई तक चली गई, दिल्ली में भी फिर रही, मुझे क्यों अकेला छोड़ रहे हो। तो ना लोकसभा चुनाव में उनको जो सीट उन्होंने मांगी थी वो दी, और ना ही अब विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती को ये घास डालने को तैयार। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया। जितनी जरूरत फारूक अब्दुल्ला की थी कांग्रेस को, नीचे जो हिंदू आबादी है उसमें, उतनी ही कांग्रेस पार्टी को भी थी, क्योंकि यहाँ भी जम्मू क्षेत्र में भी टोटल हिंदू नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है और दूसरी आबादियाँ भी हैं। तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए ही साथ साथ आई हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की नदियाँ हैं, चेनाब से लेकर के तमाम दूसरी, उनमें बहुत पानी बह चुका है पिछले 5 साल में। अगस्त 2019 के बाद से वहाँ इतना काम हो चुका है, ज़मीन पर इतने विकास के काम हुए हैं और लोगों की सोच बदल रही है, अप्रोच बदल रही है। अब वहाँ के नौजवानों और वहाँ के छात्र छात्राओं के हाथों में पत्थर दिखाई नहीं देते हैं। अब वहाँ के अलगाववादी पाकिस्तान का राग नहीं अलापते हैं। अब वहाँ का जो आम आवाम है वो भी कहता है कि हमें तो साहब अमन चाहिए, हमें तो विकास चाहिए, और वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेनाब नदी पर इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, जिस पर रेलगाड़ी दौड़ती हुई दिखाई देने लगी है। वहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से लेकर के मेडिकल क्षेत्र का, मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए पूंजी निवेश आ रहा है। अब लोग आतंकवादियों को, अलगाववादियों को भाव नहीं दे रहे हैं। पहले एक कॉल पर, एक धमकी पर बाजार बंद हो जाते थे। शाम को 6-7 बजते बजते श्रीनगर का जो लाल चौक था और डाउनटाउन एरिया था, वो सब एकदम सन्नाटे में और अंधेरे में, अंधकार में जो है समा जाते थे। आज की तारीख में रात को 10 बजे, 11 बजे भी लाल चौक पर एक जश्न जैसा माहौल होता है और लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं और मस्ती करते हैं, म्यूजिक बजता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर का बदला हुआ रूप स्वरूप है, ये वहाँ के लोगों को रास आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लोगों की और वोटिंग के लिए, और 50% से अधिक वोटिंग हुई है, ये भी इन दलों को डरा रहा है। यही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जब ये अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त कर रहे थे श्रीनगर में, तो बर्फ से खेलते हुए देखे गए थे। इस बार जब राहुल गांधी गए तो वहाँ लाल चौक के पास एक आइसक्रीम का पार्लर है, वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए गए रात को 9:30-10 बजे। इसके बाद वहाँ के एक रेस्टोरेंट में कबाब सबाब पता नहीं क्या क्या खाने के लिए गए। तो ये सब, इनको ये अपने आप ही मोदी का प्रचार कर रहे हैं कि देखो साहब, पूरा कश्मीर और यहाँ तक कि श्रीनगर जो टाउन एरिया था, जहाँ दिन में भी जाते हुए लोग थोड़ा सकुचाते थे, वहाँ भी अब रात को लोग घूमते हैं, यानी इतनी नॉर्मल सी हो गई है। तो ये एक तरीके से मोदी जी के एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं, बर्फ़ से खेलते हैं भाई बहन, रात को आइसक्रीम खाते हैं जा कर के। तो ये एक बदला हुआ रूप स्वरूप जम्मू कश्मीर का है। इनको लगता है कि भाई हमारा तो खाता तक नहीं खुला है लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी 2 सीटें जीत गई।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब गुलाम नबी आज़ाद जैसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो उनका अंदर से विश्वास हिला हुआ है। जम्मू कश्मीर की तो उनकी मजबूरी ये है फारूक अब्दुल्ला के साथ जाने की। जहाँ तक आपने हरियाणा का प्रश्न किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ इनकी बातचीत सिरे नहीं चढ़ रही है, आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा को लेकर के कोई गलतफहमी तो है नहीं। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में चुनाव लड़ रही है तो केवल इसलिए कि जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाएगी, जिनको कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी, वो कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ने की सोचेंगे ही। कहीं ना कहीं तो आसरा तलाश करेंगे, किसी कोई सिंबल पर लड़ने चाहेंगे। तो हम अपनी दुकान का शटर बंद ना करें, उसे खोल करके रखें। कुछ तो पूजा पर चढ़ाएंगे ही आकर के। तो आम आदमी पार्टी की नीयत बस इतनी सी है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समझ चुकी है कि जनता का बहुत बुरी तरह मोहभंग हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी मुश्किल से जमानत मिली है। 1.5 साल के आसपास वो जेल में रहे हैं। संजय सिंह भी 6 महीने जेल में रह करके आए हैं। केसीआर की बेटी के कविता को भी 6 महीने बाद जाकर के जमानत मिल पाई है। तो ये सब भ्रष्टाचार के आरोपों में इतने फंसे हुए हैं कि वो जो दावे करते थे कि हम तो जी कट्टर ईमानदार हैं, वो अब लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि कोई कट्टर वट्टर ईमानदार नहीं है। इनका बहुत बुरा हाल है, क्या कह कर के आए थे और क्या कर बैठे हैं और अब कहाँ बैठे हुए हैं जा कर के। तो इनको भी पता है कि पंजाब में 13 में से केवल 3 सीटें ही आ पाई, जबकि सरकार भगवंत मान की इन्हीं की है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़े, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, कुरुक्षेत्र की सीट भी नहीं जीत पाए। गुजरात में भावनगर और भरूच की सीट पर लड़े, दोनों हार गए। दिल्ली की 4 सीटों पर लड़े, चारों हार गए। 3 पर कांग्रेस लड़ी, वो तीनों पर हार गई। तो 2014, 2019, 2024 लगातार 3 चुनाव दिल्ली में लोकसभा के ये हारे हैं। इसके बावजूद के तीनों ही बार इन्हीं की सरकार दिल्ली में थी। तो इनको कोई गलतफहमी है नहीं। कांग्रेस जरूर डरी हुई है कि भाई 2 बार सरकार बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जादू अभी भी चल रहा है। अभी इंडिया टुडे में एक सर्वे आया है और उस सर्वे में कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली थी, आज की तारीख में चुनाव हो जाएँ तो इसमें 4 सीटें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 244 सीटें उसको आती हुई दिखाई दे रही हैं और एनडीए को 300 299 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 292 से बढ़कर के 299 7 सीटें बढ़ रही हैं और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं। तो इनको पता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर भी कमी है नहीं। कुछ जो अलग-अलग राज्यों में इनके गठबंधन हुए हैं और जो दुष्प्रचार हुआ है, वो जो खटाखट वाला था, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, उस दुष्प्रचार के चलते भारतीय जनता पार्टी कुछ-कुछ राज्यों में चपत खा गई है। वरना नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो लोगों का उनके प्रति भरोसा है, उसमें कोई कमी नहीं है। इनको डर है कि हरियाणा में जब टिकट बढ़ जाएँगे, जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, जब नरेंद्र मोदी की रैलियाँ शुरू होंगी, तो उसके बाद भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है हरियाणा सरकार, पर वहाँ कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसलिए ठोक बजा करके कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो वोटों का डाइवर्जन हो सकता है, विभाजन हो सकता है, जहाँ-जहाँ नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को कम किया जाए और एक संदेश जो लोगों में चला जाता है कि भई ये तो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, ये मजबूत हैं, ये विकल्प दे सकते हैं, वो एक मैसेज दिया जाए किसी तरीके से। विनेश फोगाट को भी सारा कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया है। अब ये भी घोषणा कर दी है कि जुड़ना से वो अपने ससुराल से उस सीट से ये लड़ने जा रही हैं। तो विनेश और बजरंग पूनिया, जीजा साली, कांग्रेस को सर कितना फ़ायदा पहुँचाएँगे? ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ और ये जो नाटक इन्होंने किया है, रोने-धोने का, एकदम
जैसे ये शामिल होते हैं, अपने पुराने अनुभवों को रोने लग जाते हैं, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। वो सब मैं समझना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जो ये फोगाट फैमिली है, ये राजनीतिक रूप से अलग-अलग दलों के साथ अलग-अलग समय में एसोसिएट रही है। महावीर फोगाट जो इनके पितृ पुरुष माने जाते हैं, यानी गीता और बबीता के पिताजी, और ये संगीता और विनेश, ये उनके भाई की बेटी हैं, यानी चचेरी बहन है गीता और बबीता की। इन सब बच्चों को महावीर फोगाट ने ही, जो बलाली गांव का खाड़ा अखाड़ा है, वहां तैयार किया है। सब बच्चों को वो उतना ही प्यार करते थे बचपन से। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब गीता और बबीता ने मेडल जीते थे, तो मैं चूंकि उन दिनों हरियाणा के एक अखबार का संपादक था, तो मैं इन दोनों बेटियों से मिलने के लिए बलाली गया था और वहाँ उनसे कुछ समय तक बातचीत हुई थी। उनका घर भी देखा था और महावीर फोगाट वगैरह से भी मिले थे, बातचीत हुई थी। तो मैं उनके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तब तक विनेश का या संगीता का कोई नाम भी नहीं था और स्टेट लेवल पर ये फाइट कर रही थी। बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में खेलना शुरू इन्होंने किया है। विनेश फोगाट और गीता फोगाट और बबीता फोगाट के परिवारों में आपस में अनबन चल रही है इस चीज को लेकर के 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेडल जीते थे गीता और बबीता ने, और बाद में आमिर खान ने दंगल बनाई थी इन्हीं दोनों बहनों के संघर्ष पर और जीवन पर और उपलब्धियों पर, और जो कुल मिलाकर के वातावरण उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करता था कि बेटियों को पहलवानी करा रहे हैं, शर्म नहीं आती है, इस तरह की भावना, एक दुर्भावना हुआ करती थी। तो उस पर वो फिल्म थी और उसने भी काफ़ी बिजनेस किया था, यहाँ भी, चाइना में भी, दूसरे देशों में भी। तो गीता और विनेश के परिवारों में अनबन कई चीज़ों को लेकर के है। और मैंने अपने प्रोग्राम में एक गीता का ट्वीट दिखाया था, 16 अगस्त का वो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा था, पेरिस वाले प्रकरण के निपट जाने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया था कि छल का जो फल है वो मिलता है, वो आज जी, मिले या कल मिले। और गीता ने अगर ये मैसेज विनेश के लिए छोड़ा था, तो इसकी वजह ये थी कि गीता हो या बबीता हो, वो फेयर गेम्स लड़ती रही हैं। फेयर्स मीन्स जिस भार वर्ग में वो लड़ती रही, वो उसी भार वर्ग में लड़ी हैं। उन्होंने कभी किसी दूसरे पहलवान के साथ छल नहीं किया है, कपट नहीं किया है, झूठ बोल करके या दूसरों का हक मार करके खेल प्रतिस्पर्धाओं में आगे नहीं बढ़ी हैं। विनेश फोगाट ने ये किया है। ओलंपिक में जाने के लिए 53 किलो भार वर्ग में जब अंतिम पंघाल ने ट्रायल्स में इसको बुरी तरह पटक दिया, हरा दिया और इसका ओलंपिक का पेरिस जाने का रास्ता बाधित कर दिया और खुद टिकट ले लिया, तो फिर इसमें मध्य प्रदेश की एक लड़की है शिवानी पवार, जो 53 किलो भार वर्ग में क्वालिफाई थी, जा रही थी ओलंपिक खेलने के लिए। उसी दिन नियम विरुद्ध दूसरी बाउट करके उसको हराया और हरा करके ये ओलंपिक चली गई। तो जो रेसलिंग को जानने वाले लोग हैं, जो अंदरूनी खबर जानने समझने वाले लोग हैं और जो हरियाणा और रेसलिंग पर बारीक नज़र रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि हुआ क्या था। क्योंकि कैमरों पर ये चीज़ें आती नहीं हैं, टेलीविज़न चैनलों पर ये बातें बताई नहीं जाती हैं। तो विनेश फोगाट छल कपट करके खुद 56-57 किलो की हैं, अपना वजन कम करके 53 किलो भार वर्ग में इसलिए खेलती थी ताकि उस ग्रुप में खेलने वालों पर हावी हो सके और आसानी से मेडल ला सके। उससे भी कम पर, यानी 50 किलो भार वर्ग पर उतर आई थी। अपने वजन से 6-7 किलो कम वजन पर उतर आई थी। लेकिन ये 50 किलो मेंटेन नहीं कर पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई थी फाइनल में। उसी छल की तरफ गीता ने अपने ट्वीट में इशारा किया है। जी। और
जिस तरीके से कांग्रेस के इशारे पर ये यौन शोषण को मुद्दा बना करके जंतर मंतर पर धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी, भाषणबाजी और मोदी विरोधी पूरी जमात को कुर्सियां बिछा करके उनको वहां बैठाना, उनके भाषण कराना, मीडिया में उनकी कवरेज कराना, ये जो पूरा खेल और नाटक चल रहा था, जो महावीर फोगाट का परिवार है वो इसके भी खिलाफ था। उनका कहना ये था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ इस तरह की गलत बातें की हैं, तो उसके लिए पुलिस है, एफआईआर हो, जांच पड़ताल हो, कोर्ट कचहरी हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ले जाई जाएँ, ना कि दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठ कर के ये सब नाटक नौटंकी की जाए। इसके बाद जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था, पूरे देश की और दुनिया की निगाहें भारत पर इसलिए टिकी थी कि अंग्रेजों के शासन को पौने 200 साल तक झेलने वाले किसी कंट्री ने अपनी आज़ादी के 70-75 साल बाद नई पार्लियामेंट बनाई, अपनी पार्लियामेंट बनाई। अब तक तो हम अंग्रेजों के द्वारा 1927 में निर्मित पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बना रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया था भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने। उस बड़ी उपलब्धि पर धूल मिट्टी डालने के लिए, डलवाने के लिए कांग्रेस ने इनको कहा कि ठीक उसी दिन हंगामा करो, पुलिस से टकरा जाओ। सुर्खियां जो हैं वो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन की नहीं बननी चाहिए, तुम्हारे साथ जो है गलत व्यवहार दिल्ली पुलिस ने कर दिया, ये सुर्खियां बननी चाहिए। जानबूझ करके उसी दिन टकराओ, उसी दिन ये दिल्ली पुलिस से और अर्धसैनिक बलों से भिड़ी आकर के। तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस के टूल की तरह ही काम करती आ रही थी। जितने हंगामे, जितनी कंट्रोवर्सी, जितनी बयानबाजी, हरिद्वार पहुंच गई कि हम तो गंगा में मेडल बहा देंगे। एक दिन दिल्ली की सड़कों पर अचानक जो है विजुअल आने शुरू हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में कि साहब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट प्रधानमंत्री आवास जा रही हैं उनको अपने मेडल और अर्जुन पुरस्कार लौटाने के लिए। पुलिस ने नहीं जाने दिया तो वहीं सड़क पर ही रख करके और चली गई। यानी मेडल की कीमत इनकी आंखों में क्या थी, इनकी नजरों में, इनके दिल में क्या थी। और एक प्लेयर जो पूरा अपना समय उस मेडल को जीतने के लिए लगा देता है, अपने परिवार से नहीं मिलता, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पसीना बहाता है, टफ ट्रेनिंग करता है, कोचेज़ चुनता है और तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उसको खेलने का मौका मिलता है। उन मेडल की ये कीमत है कि आप कहीं भी सड़क पर छोड़ कर के चले जाएँ या ये कहें कि हम तो गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि खेल में कम और राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी और वो किनके कहने पर हो रहा था सारा नाटक नौटंकी, इसका भंडा फूट गया है। अब जिस तरीके से शुक्रवार को इनकी कांग्रेस में ताजपोशी हो गई या इनकी कहना चाहिए कि इनका प्रवेश हो गया। इससे पहले राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, फिर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड जाकर के विधिवत कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। इससे पता लगता है कि ये सब जो भी किया धरा था वो नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए और जो उनका एक अभियान चल रहा था सतत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उसकी हवा निकालने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये पूरा एक डिजाइन किया गया था। वरना किसी ने भी, कोई कितने भी बड़े पद पर हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या किसी भी खेल संघ का अध्यक्ष हो, अगर उसने किसी बेटी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका तरीका है, ओलंपिक संघ में आप शिकायत कर दीजिए, खेल मंत्रालय में शिकायत कर दीजिए, प्रधानमंत्री से शिकायत कर दीजिए, पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन आप अगर जंतर मंतर पर बैठे हैं और मोदी विरोधियों को चेयर दे रहे हैं, भाषण देने का मौका दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लाइव कवरेज चल रही है, देश विदेश में बदनामी हो रही है कि देखो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली महिला पहलवानों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है भारत में और मोदी सरकार में, तो ये विशुद्ध राजनीति ही थी, कुछ और नहीं था। अब आगे क्या देखते हैं? चूँकि अब इन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली है, तो क्या करेंगे ये?
नहीं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है, नो डाउट। हुँ। और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो बहुत बड़ी होती है। इसके बावजूद जो ये विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को जिस तरीके से कांग्रेस ने आगे किया है इस पूरे प्रकरण में, और जो वहाँ का जाट मतदाता है उसको एक तरीके से ध्रुवीकृत करने की कोशिश की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे और कांग्रेस के पीछे, इसका एक गलत नतीजा भी निकल सकता है, क्योंकि वहाँ जाट वर्सेस अदर की पॉलिटिक्स चलती रही है। और 2014 की तो बात मैं नहीं करता, क्योंकि 2014 में तो क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक आंधी चल रही थी, उसमें हरियाणा में भी इनकी अपनी सरकार आ गई, जो जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। महाराष्ट्र में भी इनका अपना चीफ मिनिस्टर बन गया, वहाँ भी कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। 2019 की बात अगर मैं करूं तो वहां पर जाट वर्सेस अदर चुनाव हो गया था, क्योंकि 2016 में वहां कई जिलों में जाट आरक्षण को लेकर के हिंसा भड़क उठी थी, और गैर जाटों की जो दुकानें थी, जो प्रतिष्ठान थे, यहाँ तक के जो दूध की डेयरी थी और स्कूल थे, यहाँ तक के प्रेस वगैरह, उनमें भी आग लगा दी गई थी। तो एक रोष था कि साहब आरक्षण तो मांगिए, समझ में आता है, आपका हक है, संविधान में प्रदत्त अधिकार है, लेकिन शांति से भी मांग सकते थे। मार्केट्स में दुकानों की पहचान करके कि ये गैर जाट की है, उसको आग लगा देना, उसको लूट लेना, ये तो एक तरीके की बदतमीजी है। और वो उसका परिणाम रहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिल गया। इस बार ये भावना अभी तक जीवित है कि नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ पक्के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर ये जाट राजनीति को आगे करने की कोशिश की है, और पहलवानों का मुद्दा हो या 13 महीने का वो तथाकथित किसान आंदोलन हो, जिसमें हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर भी पूरा मजमा लगा करके बैठा गया था, 10-12 महीने तक वहाँ के पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अदर्स जो कम्युनिटीज हैं उनमें एक रिएक्शन तो है। अब वो कितना तीव्र है या कितना मंद है, ये चुनाव में मतदान का ट्रेंड देख करके और नतीजे देख करके ही पता लगेगा। एक और बात है विनेश से जुड़ी हुई, इन लोगों ने निक ऑफ द टाइम में अपना रेज़िग्नेशन दे दिया और जिस समय ये अभी इनको शामिल भी नहीं किया गया था, उससे पहले ही केसी वेणुगोपाल ने वो नोटिस दिखाया रेलवे का। मतलब एक तरह से पूरा सब कुछ प्लान करके ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और रेलवे ने जिस तरीके से बैकफायर किया, नोटिस दिया, रिवर्ट किया, इसे क्या समझा जाए? क्योंकि अभी इनका नहीं रिज़ाइन मेरी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। नहीं मेरी शिकायत तो रेलवे से ही है। रेलवे तब सो रहा था क्या जब ये जंतर मंतर पर ड्रामेबाजी चल रही थी? तब ये सो रहा था क्या जब प्राइम मिनिस्टर को ये कुछ अवार्ड लौटाने के लिए कैमरों के साथ प्रधानमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे? या तब सो रहा था जब ये हरिद्वार पहुंच गए थे अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए? या तब उसको खुमारी में था वो, जब ये शंभू बॉर्डर पर जाकर के वहाँ भाषणबाजी कर रही थी? तब भी तो ये रेलवे की अधिकारी थी, तब भी तो ये रेलवे में वर्कर थी। और क्या रेलवे के वर्कर को ये छूट है कि वो इस तरह के धरने में, इस तरह के प्रदर्शन में, इस तरह के हंगामों में, भाषणबाजी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो? तो उसी समय क्यों नहीं नोटिस इशू किए गए? चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब आपने नोटिस इशू किया है, उस नोटिस में क्या है? उस नोटिस में ये है कि इधर हम लगातार अखबारों में, मीडिया में देख रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, और एम्प्लॉय होने के नाते, रेलवे की सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको ये छूट नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें। बस इतनी सी बात है। उसको कांग्रेस ने और केसी वेणुगोपाल ने ट्विस्ट करने की कोशिश की है। ये एक प्रचारित करने की कोशिश की है कि क्योंकि एक दिन पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिले हैं, तो इसलिए रेलवे ने उनको नोटिस इशू कर दिया है। तो वो पूछ रहे हैं उल्टे कि जी नेता प्रतिपक्ष से मिलना कौन सा अपराध है? अरे भाई, इसलिए नोटिस इशू नहीं किया गया है।
नोटिस इसलिए इशू किया गया है कि लगातार उनके चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कांग्रेस में एग्ज़ैक्टली। शामिल होने की बात चल रही है और वो कांग्रेस में आज शामिल हो भी गई और शामिल होने से कुछ ही घंटे पहले रेजिग्नेशन उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है। जी। तो जिस दिन आप शामिल हो रही हैं उसी दिन आप रिजाइन करेंगी। आप तो कई दिन पहले पेरिस से लौट चुकी हैं और आजकल तो मेल ही तो करना होता है, आप पेरिस से भी मेल कर सकती थी या पेरिस जाने से पहले भी आप मेल करके रेजिग्नेशन दे सकती थी। जिस दिन आप कांग्रेस में शामिल हो रही हैं उसी दिन आप रेजिग्नेशन कर रही हैं, रिजाइन कर रही हैं। तो इसमें तकनीकी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इश्यू होता नहीं है। किसी को नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, ये उसका अपना फैसला है। हाँ, उसमें कुछ तकनीकी कुछ बाध्यताएँ होती हैं कि 1 महीने के नोटिस दिए जाएँ या 2 महीने के नोटिस दिए जाएँ। सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे दूसरे लोगों को भी कई बार चुनाव लड़वाने के लिए अचानक इस्तीफ़ा दिलाया जाता है। वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, उनको रिलीव भी कर दिया जाता है। वो पर्चा भी दाखिल करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। तो ये कोई बड़ा इश्यू है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इसको बिना वजह एक इश्यू बनाने की कोशिश की है। अमेरिकी दूतावास में सर पिछले दिनों सुना गया कि कुछ जाट अपना मुँह वग़ैरह ढक कर के वहाँ पहुँचते हैं। इसको मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि अब चूँकि हरियाणा में चुनाव भी है, इधर शंभू बॉर्डर पे अभी भी किसान बैठे हुए हैं। तो हरियाणा का जाट एग्ज़ैक्टली सोच क्या रहा है? नहीं, किसान नेताओं की बात थी, जाटों की बात नहीं थी। किसान बिरादरी में केवल जाट नहीं हैं, दूसरे लोग भी हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं। तो केवल जाटों की बात नहीं है, ये कुछ किसान नेताओं की बात है और किसान नेताओं की बात भी नहीं है। ये बात है, अगर ये घटना वाक़ई सच है, तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है अमेरिकी सरकार पर, अमेरिका के दूतावास पर कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। कभी आप उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, कभी आप असदुद्दीन ओवैसी से मिलते हैं, चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी से मिलते हैं। तो ये सारी मुलाकातें आखिर क्यों? और ऐसे समय ही क्यों जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता-पलट हुआ है और एक उसमें अमेरिका का भी नाम आ रहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है वो अमेरिका अपना बेस बनाने के लिए मिलिट्री का शेख हसीना से मांग रही थी सरकार अमेरिका की। उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसलिए जमाते इस्लामी से मिल कर के, बीएनपी से मिल कर के डीप स्टेट ने जो है वहाँ पर तख्ता पलट दिया। तो ऐसे में अगर आप यहाँ भारत में भी कुछ उस तरह की संभावनाएं तलाश करने की बेशर्मी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो अमेरिका हो या इस दुनिया की कोई दूसरी ताकत हो, अभी उसकी इतनी हैसियत और औकात है नहीं कि वो भारत में किसी तरह का कोई खेल करे या किसी तरह की सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने की हरकतें करे। भारत जो है वो एक बहुत ही ताकतवर देश है। भारत जो है भले ही विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन इतना विशाल देश है ये, और यहाँ की सेना हो, सुरक्षा बल हो, नौकरशाही हो, उसकी सोच जो है वो बहुलतावादी है। अ, वो नहीं है जो कभी-कभी टेलीविज़न के पर्दों पर हम असदुद्दीन ओवैसी जैसों के बयान देखते हैं या कुछ कट्टरपंथियों के बयान देखते हैं, वैसा माइंडसेट यहाँ के लोगों का नहीं है। इसलिए अगर वो दबे-छिपे कुछ चेहरों को बुला कर के कोई साजिशें रच भी रहा है, कुछ उसमें चाबी भरने की कोशिश भी कर रहा है, तो मुँह की खाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।